जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार में आपका स्वागत है। आज देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। अभी तक कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। बचाव ही इसका इलाज है, तो हम घर में रहकर ही इससे बच सकते हैं। दूरी बनाए रखें, विशेष परिस्थिति में ही घर से बाहर निकलें, घर में ही रहें। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। विद्यालय परिवार आपको घर में रह कर के ही पढ़ने का मौका दे रहा है। आप घर में रह कर के ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए जनता इंटर कॉलेज विद्यालय परिवार आपके लिए ऑनलाइन क्लास चला रहा है, जिसमें आप घर में बैठ कर के ही ऑनलाइन क्लास पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विषय के हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में आज नागरिक जीवन खंड जो है, जो कि नागरिक शास्त्र का है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला पाठ है हमारा लोकतंत्र। यानी हमारा लोकतंत्र के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आपको पता होगा लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र, जो कि लोकतंत्र, लोक माने होता लोग, तंत्र माने होता ढांचा या उनका संचालन करने वाले लोग। तो लोकतंत्र यानी सरकार को चलाने वाले लोग जो होते हैं, वो जनता का शासन कहा जाता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, यानी जनता की सरकार। तो जनता की सरकार आपको पता होना चाहिए। हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी के बाद जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तब हमारे देश में संविधान बनाने का एक प्रावधान किया गया, जिसके तहत सरकार का संचालन होना था। जबकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई। उसके बाद ये धीरे धीरे करते हुए बैठकें करते, जिसमें पहली बैठक में सत्यनारायण सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उस पर सारे लोग राजी नहीं हुए थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, और वो जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया था, तब तक वही संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया, और 26 जनवरी सन 1950 को इसे लागू किया गया। संविधान में सरकार को चलाने के लिए बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें सबको एक समान दृष्टि से माना जाता है। तो लोकतंत्र के बारे में इसमें एक छोटी सी कहानी दी गई है, उस कहानी को आप पढ़ लेंगे। तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये हो गई एक व्यक्ति केंद्र सरकार, फिर हो गई राज्य सरकारें, यानी केंद्र में एक सत्ता, उसके बाद राज्यों में बंटवारा होता है, क्योंकि भारत में सत्ता जो है का विकेंद्रीकरण किया गया है। सत्ता एक जगह न होकर के सत्ता का हस्तांतरण किया गया है। तो जिसमें उसके बाद में राज्य सरकारों के बाद में आता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन वो होता है जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें लोकतंत्र की व्यवस्था गांव स्तर तक पहुंच गई है। कहां तक पहुंच गई है? गांव स्तर तक पहुंच गई। आज गांव में सरपंच जो होता है, जिसे हम प्रधान कहते हैं, उसका भी चुनाव किसके द्वारा होता है? हम आपके द्वारा होता है। यानी मतदान करने के लिए 18 वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो मत दे सकता है, और प्रधान का यानी सरपंच का चुनाव करता है। तो मत देने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। इसके साथ साथ देखा जाए, पुराने समय में जब राजा राज्य करते थे, तो कुछ खास लोगों की मदद से कानून बनाते थे। राजा के बाद उसका बेटा उस राज्य का उत्तराधिकारी होता था, और कानून बनाने या लागू करने में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रहती थी, पर लोगों को उस कानून का पालन करना पड़ता था। यानी कानून तो बनता था, लेकिन हम लोगों का कानून हम लोगों पे लागू होता था, और हम लोग कोई पूछताछ हम लोगों से नहीं होती थी। तभी हमें लोकतंत्र स्थापित करने की प्रेरणा मिली, और ऐसी व्यवस्था है, लोकतंत्र जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी का अवसर मिलता है, ज़्यादातर लोग उसमें शामिल होते हैं। तो अब इसमें यह है कि आज़ादी के बाद जब संविधान लिखा गया और भारत में पहला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए, भारतीय संविधान
के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। ऐसी सरकार लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है, जिसका निर्वहन चुनाव करने वाले निर्वाचन के लोगों द्वारा किया जाता है। इस कार्य को चलाने के लिए भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई है? निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करता है कि देश में होने वाले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो हैं निष्पक्ष हों और स्वतंत्र हों। इस निर्वाचन आयोग चुनाव में होने वाले व्यय की सीमा भी तय करता है, कितने पैसे आप खर्च कर सकते हैं। इसका राजनीतिक दलों और प्रत्याशी होते हैं उनका पालन करना पड़ता है। चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्षता से सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस एवं चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाएं। इसी प्रकार के चुनाव विवादों में चुनाव आयोग तथा उच्चतम न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि होती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है, यानी चुनाव कैसे कराए जाते हैं, इसको जानना आवश्यक है। निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले सबसे पहले क्या करता है? मतदाता सूची बनाता है, जिससे हम वोट डालते हैं। मतदाता सूची का निर्माण करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई है मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार होता है। किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति या मूल वंश या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता है। चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना से की जाती है। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र जो होता है दाखिल करने का पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किया जाता है, जिस पर मोहर लगा करके विजयी बनाया जाता है या उसके सामने की बटन दबा करके विजयी बनाया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन भी करना होता है। चुनाव प्रचार मतदान की तिथि के 48 घंटे पहले जो है बंद हो जाता है। मतदाताओं को चाहिए कि मतदान वाले दिन अपना मतदान पहचान पत्र जो होता है, मतदाता पहचान पत्र, उसको लेकर के मतदान केंद्र पर अपना मत अवश्य डालना चाहिए। मतदान हेतु मतपत्र या ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है। मतदान के पहले से निर्धारित तिथि और मतगणना एवं स्थान पर मतगणना भी होती है। सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। अब ये यहाँ पे मशीन बनी हुई, इसको आपने देखा होगा। इस समय आपने नहीं देखा होगा, अपने माँ बाप ने देखा होगा, उनसे भी पूछ सकते हैं कि ये जो डिब्बे नुमा मशीन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। इस मशीन में जो है प्रत्येक उम्मीदवार के नाम और चिन्ह, उनके सामने चिन्ह बने होते हैं और उनके सामने नीला बटन बना होता है, जिसको दबाने से हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दल के उम्मीदवार को अपना मत दे सकते हैं। नीला बटन एक बार ही दबाया जाता है, अतः इस प्रकार एक व्यक्ति द्वारा एक मत दिया जाता है। मतदाता द्वारा दिए गए वोट की पुष्टि जो है के लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से एक मशीन और जोड़ी जाती है, जिसे वोटर वेरीफाइड पेपर जो है ऑडिट ट्रेल जो है वीवीपैट कहते हैं। इस मशीन में मतदाता को एक पर्ची दिखाई देती है, जिससे उस उम्मीदवार का नाम, चुनाव चिन्ह छपा होता है जिसको आपने मत दिया है। ये भी मशीन साथ में अब जुड़ करके आने लगी है। एक इसमें मशीन में एक नीचे, सबसे नीचे एक बटन बना होता है नोटा का बटन बना होता है। इसका अर्थ होता है इनमें से कोई नहीं, यानी जितने उम्मीदवार होते हैं उनमें से अगर किसी को आपको वोट नहीं देना है तो एक बटन और होता है नोटा का, जिसको दबा करके हम जो चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों में से कोई अगर नहीं पसंद होता है तो इसको हम बटन को लगाते हैं और ये बटन जो है ईवीएम मतपत्र के अंत में जो मैंने बताया है बनी होती है। इसके बाद में आपको हम बताते हैं कि कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि सूचना के अधिकार के बिंदु बताए गए हैं, जो कि आपको बताया जाता है कि सूचना अधिकार क्या है। सूचना का अधिकार भारत जम्मू कश्मीर, अब तो जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था लेकिन अब लागू हो गया है। अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। इसके अंतर्गत जनता को ये जानने का अधिकार है कि सरकार एवं उससे संबंधित संस्थाएं सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये भी है। इसके साथ है जनता को केंद्र और राज्य एवं स्थानीय जो है
सरकार के निर्णय एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त करने का इसमें अधिकार होता है। आवेदन करते हैं, उसकी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। सामान्य जनता, मीडिया, स्वयंसेवी संगठनों एवं पंचायती राज के प्रतिनिधियों को मांगी गई सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सूचना प्राप्ति के लिए कुछ शुल्क और समय सीमा भी निर्धारित की गई है, इसका हमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और भी हैं कि जब बातचीत परिचर्चा होती है जिसमें बताया जाता है कि अखबार, टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाएँ, बैनर, पोस्टर संचार के माध्यम हैं, इनको आप जानते ही हैं। इसके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं। एक बात और, सरकार अपनी नीतियों और कार्यों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती है। ये संचार के माध्यम स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये न केवल शासन की नीतियों का प्रचार प्रसार करते हैं बल्कि शासन में के काम की जांच पड़ताल भी करते हैं, जनता को सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, सभी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं का साधन है। वे शासन तक जन भावनाओं को पहुंचाने का काम भी करते हैं। आपको पता होना चाहिए, हमें अगर कोई समस्या होती तो मीडिया के माध्यम से वो बात ऊपर तक पहुंचती है। कुछ वर्ष पहले की बात है कि शासन व्यवस्था में यहाँ तक बताया गया है कि शासन जनमत की इच्छा की लगातार अवहेलना अगर करता है तो अगले चुनाव में हम उसे दोबारा वोट नहीं देते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ साथ सर्वधर्म समभाव का है, इसको देखना जरूरी है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा के अतिरिक्त नागरिक में परस्पर धार्मिक सद्भाव का होना भी आवश्यक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनमें पंथ निरपेक्षता की भावना होनी चाहिए। उसका अर्थ सीधा है कि सभी व्यक्ति को अपने अपने विश्वास के अनुसार अपना धर्म का पालन और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होती है। धर्म के आधार पर राज्य नागरिक में कोई भेदभाव नहीं करता है। राज्य किसी भी धर्म को विशेष प्रोत्साहन भी नहीं देता है। इसके साथ साथ लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है। विगत कई शताब्दियों से हमारे समाज में अनेक प्रकार की जो है असमानताएं जो हैं विद्यमान हैं। धर्म, जाति और लिंग पर आधारित भेदभाव हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। लोकतंत्र इस भेदभाव को समाप्त करके सभी को समान अवसर प्रदान करने का काम करता है। देखा जाए तो कुछ महिलाओं को अधिकार दिए गए हैं, वो देख लेना आवश्यक है। कानून के समक्ष समानता, महिलाओं को भी कानून के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है। ये नहीं किसी लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न करना। समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी अगर वो टीचर हैं तो दूसरे टीचर को भी सेम, जैसे पुरुष को जितना वेतन मिलता है उतना महिला को भी दिया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन। कार्य के लिए उपयुक्त और मानवीय वातावरण बनाना। प्रसूत लाभ सुनिश्चित करना, यानी प्रसूत के समय उन्हें सुनिश्चित लाभ उपलब्ध कराना। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध गतिविधियों को रोकना। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध जो भी गतिविधियां हैं उनको रोकने का प्रयास करना, कार्य करना। पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करना। आपको पता होना चाहिए, पंचायत चुनाव हो या ग्राम पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत हो या नगर पंचायत हो, नगर पालिका परिषद हो, इनमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर बनाना, पोषण के स्तर में सुधार करना। आपको पता है आंगनबाड़ी केंद्र इन महिलाओं के लिए बनाए जाते हैं, बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। कमजोर वर्ग की महिलाओं के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ाना। कमजोर महिलाओं को भी इसके लिए शैक्षिक और आर्थिक हित प्रदान किए जाते हैं। लोकतंत्र का भविष्य, कुछ चुनौतियां जो हैं वो क्या हैं? हम सबको अपनी स्थिति में सुधार लाने की ज़रूरत है कि हम सही नेताओं का चुनाव करें। यदि उन्हें सही नेताओं को चुनाव करने की ठीक विकल्प नहीं मिलता तो चुने हुए प्रतिनिधि अक्षम हैं, उनमें बदलाव लाने की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तब लोकतंत्र एक अनुपयोगी और महंगा ढांचा मात्र सिद्ध होगा। अतः हमें याद रखना चाहिए कि जवाबदेह लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। इस जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते। समाज को दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता नहीं बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता पतन की ओर ले जाती है। यानी जो दुष्ट लोग दुष्टता करते हैं वो हमें पीछे नहीं पछेलती है, बल्कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी निष्क्रियता यानी सक्रिय न रहना। जैसे हमारे पास पावर है, हमारे पास मेन पावर है वोट की, अगर कहते हैं ये जो विधायक है या सांसद है अच्छा नहीं करता, तो ये गलती सरकार की नहीं, गलती हमारी है, न तो गलती सांसद की है। हमने मत दे करके उसे जिताया है, तो हमारा सबसे बड़ा ये सुख है,
खेरा महोदय ने कहा है कि समाज को दुष्ट व्यक्तियों की दुष्टता नहीं बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता पतन की ओर ले जाती है। आदर्श आचार संहिता क्या होता है, ये तो आपको मैंने बताया था। आदर्श आचार संहिता वो है जिसमें चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के समय जारी किए गए नियमों की सूची होती है, जिसका पालन राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को करना होता है। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन इसलिए आवश्यक है क्योंकि निर्वाचन आयोग अगर स्वतंत्र नहीं होगा, सरकार का दबाव होगा, तो निष्पक्ष निर्वाचन नहीं हो पाएगा और इसलिए लोकतंत्र सफल नहीं रहेगा। संचार के माध्यम मीडिया से आपको क्या आप जानते हैं, इससे जनता को क्या लाभ होता है। संचार माध्यम निष्पक्ष होते हैं, जो सरकार की बात जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की बात सरकार तक पहुंचाते हैं। इससे जनता को सरकार की नीतियों का पता चलता है। संसद, विधानसभा अथवा ग्राम पंचायत के लिए प्रतिनिधि चुनते समय आप किन बातों को ध्यान रखते हैं कि वो प्रतिनिधि जो होता है योग्य हो, सही हो, जो निष्पक्ष हो, किसी जाति धर्म को भेदभाव न करने वाला हो, जो देश का विकास कर सके। राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। उनसे मत देने का अधिकार दिया गया है, समाज में एक समानता का अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, ये सारे उसे अधिकार दिए गए हैं। जबकि शिक्षा का अधिकार भी उसे दिया गया है। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका इसलिए आवश्यक है क्योंकि न्यायपालिका हमें न्याय प्रदान करती है। अगर सरकार हमारे अधिकारों का हनन करती है तो हम न्यायपालिका के शरण में जाते हैं। अगर सरकार से न्यायपालिका पृथक नहीं होगी, स्वतंत्र नहीं होगी, तो हमें निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाएगा। राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह का होना क्यों जरूरी है। राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह का होना इसलिए जरूरी है ताकि मतदाता को सही व्यक्ति को चुनने में आसानी रहे और उसी दल को वो वोट कर सके। चुनाव की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मैंने आपको चुनाव की प्रक्रिया बताई दी है। सबसे पहले मतदाता सूची का निर्माण होता है, फिर जो है उम्मीदवारों के द्वारा उनका जो है सिस्टम बनाया जाता है, उनके मत पर पर्चा दाखिला होता है, सारी व्यवस्था की जाती है, ये सब होता है। सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करते समय का अधिकार है, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना वोट देने नहीं जाते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि उनका परिणाम क्या होगा। उसका परिणाम यही होगा कि वो स्वतः जो है अच्छा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाएगा और देश उन्नति की जगह अवनति की तरफ चला जाएगा। इसमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, हमको ध्यान रखना है। मतदान हेतु न्यूनतम आयु मैंने पहले बताया 18 वर्ष होती है और यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे जो है आपको पता है कानून के हिसाब से सजा मिलती है, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार। संविधान में भारत को जो है लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है। मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग, ठीक है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये सारा कंप्लीट कर लेना है। मतदान के लिए चुनाव न्यूनतम आयु 18 वर्ष। यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है, यानी संविधान के अनुसार जो कानून बनाया गया है। संविधान में भारत को जो है लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है। मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। इसको कंप्लीट कर लेंगे।